हेलो व्यूवर्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल प्राइम ब्रेन। आज के वीडियो में जहां हमने लास्ट में ख़त्म किया था वहां से आज स्टार्ट करेंगे और हम बताएंगे और जानेंगे कि कैसे दो इक्वेशंस की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि हमें मिनिमम अगर दो वेरिएबल्स एक इक्वेशन में हैं तो वैसे वैसे हमें मिनिमम दो इक्वेशन चाहिए होंगे। ओके, मीन्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। ओके, मीन्स अगर x और y दो वेरिएबल लिया जा रहा है तो हमें ये इंश्योर करना है कि हमारे पास दो इक्वेशन होने चाहिए एक्स वाई वेरिएबल के, कि हम इजीली उससे फाइंड आउट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड कर पाए। उसी तरह से यहाँ पे एक सिचुएशन दिया गया है, दिस इज अ सिचुएशनल प्रॉब्लम जो कि हमारे डे टू डे लाइफ से काफी कनेक्टेड है और इसी की हेल्प से हम ये समझेंगे कि क्यों व्हाई वी नीड अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, सो दिस इज अ स्कूल कैंटीन प्रॉब्लम जिसमें समोसा और जूस बॉक्सेस, फॉर एग्जांपल एक स्कूल कैंटीन में समोसा और जूस बॉक्सेस बेचे जा रहे हैं। एक पर्टिकुलर डे सारे आइटम्स को मिला के, मीन समोसा और जूस बॉक्सेस को मिला करके 20 आइटम्स को बेचा गया। उसमें से जो अमाउंट कलेक्ट हुआ है दैट इज 260 रुपीज और लिखा जा रहा है कि एक समोसे का प्राइस 10 रुपीज है और एक जूस बॉक्स का प्राइस 15 रुपीज है। ओके, तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ समोसाज एंड जूसेस सोल्ड। उस दिन कितने जूसेस और कितने समोसाज सोल्ड हुए हैं उसके बारे में हमें फाइंड करना है। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम एंड वी हैव टू ट्राई टू फाइंड कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। इसका आंसर नहीं, हमें आंसर तक पहुंचना इज नॉट आवर मोटो एज ऑफ नाउ, लेकिन इसे सॉल्व करने का जो टेक्निक है, जो तरीका है, वो हमें समझना है और ये समझना है कि क्यों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जरूरत है। ओके, तो समझते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि समोसा जो बना, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम है कितने समोसास बने हैं और जूस बॉक्सेस भी कितने बिके हैं उस दिन हमें नहीं मालूम है। तो लेट अस कंसीडर कि लेट द नंबर ऑफ समोसास सोल्ड बी एक्स। मान लेते हैं कि x नंबर ऑफ समोसास को बेचा गया एंड जूस बॉक्सेस बी y। लेट द नंबर ऑफ समोसास सोल्ड बी x एंड जूस बॉक्सेस बी y, मींस x नंबर ऑफ समोसास बेचे गए और y नंबर ऑफ जूस बॉक्सेस बेचे गए। अब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम अगर देखेंगे तो टोटल आइटम सोल्ड इज 20, मींस इन दोनों का जो सम है x प्लस y इक्वल्स टू 20। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन। अब ये हमने लास्ट वीडियो में समझा है कि ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ओके, यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 20, बट द पॉइंट हियर इज कि हम x और y की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि अगर x की वैल्यू, कोई बोल सकता है कि सर x की वैल्यू 10 लिख देते हैं, y की वैल्यू 10 ले लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू, दैट इज करेक्ट। लेकिन क्यों आप 10 और 10 लेंगे? 13 प्लस 7 क्यों नहीं ले सकते? ओके, इसको 7 प्लस 13 क्यों नहीं ले सकते? मीन्स बहुत सारे आंसर्स हो जाएंगे फिर। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि समोसा उस दिन नहीं बिका हो, सारे के सारे जूस बॉक्सेस बिके हो, दैट इज ऑल्सो द प्रोबेबिलिटी। तो अब हमें एग्जैक्टली फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ समोसा और कितने नंबर ऑफ जूस बॉक्सेस उस दिन सेल हुए हैं। तो उसके लिए अब हमारे पास जो दूसरा सिचुएशन है, टोटल अमाउंट कलेक्टेड, उसके हेल्प से हमें दूसरा इक्वेशन बनाना पड़ेगा और जब हम दूसरा इक्वेशन बनाएंगे तब हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी एक्स और वाई की, जो दोनों इक्वेशन में साइमल्टेनियसली सस्टेन करेगी। ओके, सो एक समोसा की कीमत अगर x 10 रुपीज है और हमने x नंबर ऑफ समोसास बेचे हैं तो हमारे पास टोटल समोसा का जो रेट होगा दैट इज 10 इंटू एक्स। ओके, प्लस अगर एक जूस बॉक्सेस का रेट 15 रुपीज है और y नंबर ऑफ जूस बॉक्सेस बेचे गए हैं तो ये 15y इक्वल्स टू हमारे पास टोटल जो रेट है दैट इज 260। ओके, ये दो इक्वेशन बन गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड कि हमारे पास जितने वेरिएबल्स होंगे हमें मिनिमम उतने इक्वेशंस चाहिए और हमारे पास चूंकि x और y दो वेरिएबल है तो हमारे पास दो इक्वेशन होने चाहिए। दोनों इक्वेशन हमारे पास अब अवेलेबल है, तो नाउ वी कैन इजीली सॉल्व दीज टू इक्वेशंस एंड व्हाट यू विल गेट हियर इज x इक्वल्स टू 8 एंड y इक्वल्स टू 12। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे आया? तो ये चीज आपको इस चैप्टर में सिखाया जाएगा कि ये कैसे आ रहा है, बट एज ऑफ नाउ आपको ये समझना है कि हम एग्जैक्टली और ये आया है तो मैं चेक करके भी बता सकता हूँ कि ये सही आया है या गलत। इसके लिए हमें क्या चेक करना है कि क्या दोनों इक्वेशन में ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही है। दैट इज आवर मोटिव। ओके, तो x इक्वल्स टू 8 मींस 8 प्लस 12, y इक्वल्स टू 12, 8 प्लस 12 इज 20, दैट इज ओके। 10 into 8, 80 plus 15 into 12 that is 180, 180 plus 80 that is 260, this is also okay। ओके, तो दोनों इक्वेशन से हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों वैल्यूज सेटिस्फाई हो रही हैं। इन दोनों वैल्यूज के अलावा कोई ऐसा वैल्यू नहीं होगा जो x और y को
इन दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा सके। इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्टली एक ही आंसर मिलेगा एंड दिस वुड बी योर आंसर। ओके, ये हमारा आंसर होगा। तो इसलिए जरूरी है कि हमारे पास मिनिमम 2 इक्वेशन होने चाहिए। दैट्स व्हाई द टॉपिक नेम ऑफ चैप्टर नंबर 3 NCERT टेक्स्ट बुक इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, तो नाउ आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पेयर वर्ड का यूज क्यों किया गया है, क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल तो बनाने हैं लेकिन उसमें पेयरिंग चाहिए, 2 इक्वेशंस हमें वैसे चाहिए सो दैट कि हम एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच सकें। ओके, तो यहाँ तक अगर आपको चीजें समझ में आ गई हैं तो अब हम आगे चलते हैं और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जनरल फॉर्म को लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से जैसा हमने लास्ट वीडियो में सीखा था दैट ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एक इक्वेशन लिखा था। ठीक है, अब ऐसे ऐसे हमें 2 इक्वेशन लिखने हैं। अब 2 इक्वेशन लिखने हैं तो a b c तो एक ही होता है, उसके लिए हमने क्या किया, इसको a1 b1 c1 बना लिया, इसको a2 b2 c2 बना लिया। और यहाँ पे वही सेम चीज वेयर a1 a2 b1 b2 c1 एंड c2 आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 कॉन्स्टेंट्स हैं, या फिर यूं कहेंगे कोफिशिएंट्स हैं। a1 a2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, b1 b2 ऑफ y और c1 c2 कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y एंड कॉन्स्टेंट्स। तो इस तरह से हम इस चीज को समझ सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था और ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ओके, x और y 2 वेरिएबल्स हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन में जब हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन समझने की पहले कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग और आगे चलेंगे। राइट, तो इसको मैं रब कर देता हूं और यहां से हम थोड़ा सा चीजों को और फर्दर आगे लेके चलते हैं। ओके, अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से पहले हमें ये समझना है कि क्या हमारे पास जब भी हम लीनियर इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, हम लोग पहले वो समझते हैं। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन जूनियर क्लासेस में क्लास 9th में आपको ये बताया गया होगा, एक लीनियर इक्वेशन दिया जाए उसका आप ग्राफ बनाना चाहेंगे तो वो बनेगा हमारे पास स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दिस इज ऑब्वियस। तो अगर एक इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो ऐसे 2 इक्वेशन है तो 2 स्ट्रेट लाइन होने चाहिए। राइट, तो अब इसी तरह से अगर हम बात करें ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तो क्या होगा उसमें, उस केस में हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइंस मिलेंगे, 2 स्ट्रेट लाइंस मिलेंगे। राइट, यहां तक में आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ग्राफ अगर हम लोग ज्योमेट्रिकली देखें तो ग्राफ अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं, प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। राइट, और चूंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है मींस 2 इक्वेशन होंगे, 2 लीनियर इक्वेशन होंगे, तो दोनों का अलग अलग स्ट्रेट लाइन बन सकता है। ओके, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर आपके पास 2 स्ट्रेट लाइन दिया गया हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि एक स्ट्रेट लाइन ये हो, दूसरा स्ट्रेट लाइन ये हो, मींस ये दोनों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हो। दिस इज योर फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि एक स्ट्रेट लाइन ये हो और बिल्कुल इसी के ऊपर दूसरा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया गया हो। ठीक है, मींस कोइंसाइड कर गया हो, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दूसरा स्ट्रेट लाइन कोइंसाइड कर गया हो। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि एक स्ट्रेट लाइन दूसरे स्ट्रेट लाइन को कभी मीट ही ना कर पाए, कभी मिल ही ना पाए, कभी ये दोनों आपस में ना मिल पाए, मींस दीज आर पैरेलल लाइंस। ओके, ये है कोइंसिडेंट लाइंस और ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, अब सवाल ये है, इसके अलावा अगर हम 2 डायमेंशनल प्लेन में देखें तो इन तीनों ऑप्शंस के अलावा कोई 4th ऑप्शन आपके पास नहीं बचता है। राइट, बट अब द पॉइंट इज कि ये तो चलिए ठीक है, मैंने ग्राफिकली प्लॉट कर दिया। ग्राफ पे आप इक्वेशंस को प्लॉट करना चाहेंगे तो ग्राफ पे आप इक्वेशन को प्लॉट करेंगे और उसके बाद इस तरह के आपको ग्राफ्स दिखेंगे, या तो ये दिखेगा या ये दिखेगा या ये दिखेगा। लेकिन वो जो हमने ग्राफिकली सीखा है उसको अलजेब्रा के थ्रू, मींस अलजेब्रिकली क्या हम डिसाइड कर पाएंगे किसी तरह से कि हमारा जो ग्राफ है वो कैसा बनने वाला है।
क्योंकि हर बार अगर आप ग्राफ बनाने जाएंगे तो काफी टाइम टेकिंग होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो उस चीज से बचने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम अल्जेब्रिकली चेक कर लें कि इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है, और उसी के अकॉर्डिंग हम फिर ग्राफ प्लॉट करना शुरू करें। ओके, तो उसके लिए क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशंस है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमें ये चेक करना होता है, जब भी इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा तो इसमें हम हमेशा ये चेक करेंगे दैट a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। a1 a2 b1 b2 इज दिस कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y। ओके, कोइंसिडेंट लाइन से इसका मतलब है दैट a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2। ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। ओके, और पैरेलल लाइंस के लिए जो कंडीशन है दैट इज a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 by c2। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। ओके, कि ये कंडीशंस अगर फुलफिल हो रहा है तो इस तरह के सिचुएशन में हमें ऐसे ग्राफ्स देखने को मिलेंगे, ऐसे डायग्राम्स देखने को मिलेंगे। ओके, नाउ द पॉइंट इज कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करेंगे, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस जितनी जगह पे दो लाइंस जितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हो या टच कर रहे हो, हमें उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। ओके, अब यहाँ इंटरसेक्टिंग लाइंस में अगर हम देखेंगे तो ये दोनों लाइंस जब इंटरसेक्ट करेंगे तो ये दोनों लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, उसके बाद किसी भी पॉइंट पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करने वाले नहीं है, एंड हेंस वी कैन से दैट हियर यू विल गेट यूनिक सॉल्यूशन। ओके, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, मींस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही सॉल्यूशन मिलना, ओनली वन सॉल्यूशन इज पॉसिबल। इसमें अगर हम देखेंगे तो दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड किए हुए हैं। इट मींस कि दोनों लाइंस हर पॉइंट पे एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं या टच कर रहे हैं। इट मींस कि यू आर गेटिंग इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब आप बोलेंगे सर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस कैसे, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन से अगर मैं ये पूछूं कि एक स्ट्रेट लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं, कुछ बोलेंगे 100, कुछ बोलेंगे 1000, कुछ बोलेंगे सर स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स कहाँ होते हैं। बट द पॉइंट इज कि स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करने के लिए पॉइंट्स से ही बनाया जाता है। एक पॉइंट डाला, उसके बगल में दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, सातवां, आठवां, इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स आप डालते चले जाइए, वो अल्टीमेटली आपको एक स्ट्रेट लाइन बनता हुआ दिखेगा। ओके, सो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और चूंकि दो स्ट्रेट लाइंस एक के ऊपर एक है, इट मींस इनफाइनाइट नंबर्स पे वो दोनों टच हो रहे हैं। दैट्स व्हाई इट विल गिव यू इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ओके, एंड पैरेलल लाइंस, अब मुझसे ये पूछा जाए कि दो लाइंस अगर पैरेलल है तो ये दोनों कितनी जगह पे टच होगा। सो इट इज ऑब्वियस कि जो पैरेलल का डेफिनेशन ही होता है कि दे विल नॉट टच और इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो होगा वो मिलेगा नो सॉल्यूशन। ओके, सो आई होप कि आपको यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस जब होगा तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, मींस एक पॉइंट पे जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, सो यू विल गेट यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइंस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन। ओके, और इसी में कुछ नाम भी चेंज करके दिया जाता है और कहा जाता है कि कई बार क्वेश्चन में इस तरह से नहीं लिख करके वो लिखेंगे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ओके, सो इट इज वेरी सिंपल। कंसिस्टेंट आप तब चेक करेंगे जब आपके पास कोई भी सॉल्यूशन मिल रहा हो, चाहे वो एक सॉल्यूशन मिले या मैनी सॉल्यूशन मिले। ओके, सो इट मींस इन दैट केस you are having consistent solution, but if you are getting no solution then you can say that this is inconsistent solution. Okay, so इसमें सिर्फ inconsistent होगा, inconsistent, otherwise ये consistent है और ये भी consistent है। ये दोनों consistent solution है और ये inconsistent solution है। तो I hope कि आपको यहाँ तक की थ्योरी समझ में आई होगी, और इन थ्योरी का जो एप्लीकेशन पार्ट है आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन के साथ ही आपको समझाएंगे कि कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। ओके, कैसे दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए होंगे तो हम वहां डिसाइड कर पाएंगे कि इसमें जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा। ओके, और इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा या पैरेलल लाइन होगा या कोइंसिडेंट लाइन होगा, और कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे। इन सब चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में विद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम ब्रेन।